हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा 69 बीपीएससी का जो करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज़ है उसमें हम 4th लेक्चर के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आज हम लोग मार्च महीने के सेकेंड हाफ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद सर्टेन मेंस डायमेंशन जो उससे डेवलप हो सकते हैं। सो लेट अस बिगिन द डिस्कशन। पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, सो द थर्ड नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली. In this context, earthquake resilient भूंगा houses are constructed in which state? So यहाँ पर earthquake और disaster से जो resilient और reduction को लेकर हमारा जो particularly platform है उसका एक particular inauguration हाल ही में किया गया। उस कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि अर्थक्वेक रेजिलिएंट भूंगा हाउसेज जो अभी हाल ही में कंस्ट्रक्ट किए गए हैं वो किस स्टेट में कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था। एंड इस पर्टिकुलर रिडक्शन की बात करेंगे तो वो न्यू दिल्ली में ये हमारा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। और भूंगा हाउसेज एक यूनिक टाइप ऑफ राउंड मड हट है दैट स्टूड वेरी फर्म ड्यूरिंग द अर्थक्वेक ऑफ 2001 व्हेन इट वाज वेरी क्लोज टू द एपिसेंटर। तो ये पर्टिकुलर चीज़ आपको यहाँ पे समझना था कि भूंगा हाउसेज जो है वो इस पर्टिकुलर चीज़ में जब 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक आए थे तो उस टाइम पर भी बहुत ही क्या रेजिलिएंटली और फर्म खड़ा रहा था उस टाइम पर। और वही चीज़ यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में आपको बात की जाइए। एंड द आंसर इज गुजरात। नाउ बूचर पेपर्स आर एसोसिएटेड विद द एक्सेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटीज टू द इंडियन यूनियन। सो अगर आप बात करेंगे बूचर पेपर्स के बारे में, सो इट इज़ रिलेटेड टू द एक्सेशन ऑफ J&K विथ इंडिया। सो आप जानते हैं कि 1947 15 अगस्त से पहले 3 ऐसे प्रिंसेस स्टेट्स हैं जिन्होंने इंडिया के साथ ज्वाइन नहीं करा था। जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद। सो J&K was the first to join after independence, but it joined with an instrument of accession. और इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को लेकर ही कुछ जो हमारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उस डॉक्यूमेंट्स को ही बुलाता है बूचर पेपर्स। और इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम 1947 अबाउट एक्सेशन ऑफ कश्मीर टू इंडिया। ठीक है, तो ये उस चीज़ से रिलेटेड है। नाउ रिसेंटली एन अमेरिकन ड्रोन MQ-9 रिपर वॉज क्रैश्ड ओवर ब्लैक सी। So now the question is can be from two dimension. First is that from which particular country this MQ-9 Reaper belonged. But the second dimension of this question could be with respect to the area जहाँ पर वो क्रैश किया and that is Black Sea. So now the question is Black Sea is connected with which Sea of Marmara with which state? किस स्टेट के कारण वो मारमारा से कनेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए अगर आप पूरा मैप देखेंगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख जाएगा कि जब हम बात करेंगे ब्लैक सी की तो अगर इसको मारमारा से कनेक्शन की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं तो वो आपको दिख रहा है इट इज कनेक्टिंग थ्रू द बॉस्फोरस स्ट्रेट। यहाँ पर आपको दिख रहा है बॉस्फोरस स्ट्रेट और यहाँ पर है सी ऑफ मारमारा। तो ये चीज़ क्वेश्चन आपको पूछा गया। हालांकि और भी इसके आसपास के जो स्ट्रेट्स हैं उस पर क्वेश्चन बन सकता है जैसे कर्ट स्ट्रेट, सी ऑफ ओजोव, वो चीज़ें यहाँ पे क्लियरली आपको लिखी हुई है दैट द ब्लैक सी टू द नॉर्थ इज कनेक्टेड टू द सी ऑफ एजोव बाय द कर्च स्ट्रेट। तो ये क्वेश्चन आपका फर्दर क्वेश्चन के बनाने में हेल्प कर सकता है जहाँ पर आप ब्लैक सी के आसपास, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे एनालाइज करेंगे तो जोग्राफिकल लोकेशन के क्वेश्चन भी उन्हीं जगहों से आ रहे हैं जहाँ पर जो न्यूज़ में रहा हो। और न्यूज़ में अगर कोई सी या लेक अगर है तो आपको उसके आसपास के एरियाज़ और आसपास के इंपॉर्टेंट फीचर्स, फिजिकल फीचर्स आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे। ठीक है, देन बुमचू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो बुमचू फेस्टिवल अगर न्यूज़ में आप बात करेंगे तो वो अभी हाल ही में सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है इन द तैसाइडिंग मोनास्ट्री ऑफ सिक्किम। एंड अगर आप बात करेंगे इस फेस्टिवल के मेजर हाईलाइट्स की, देन इट इज ओपनिंग ऑफ द वेसल कंटेनिंग द होली वाटर एंड इफ द वाटर लेवल इज हायर और लोअर देन इट इज सिग्निफाइज इल फॉर्च्यून सच एज ड्राउट, डिजीज एंड नेचुरल कैलामिटीज। सो अगर वाटर के लेवल में कोई भी तरह का चेंज है तो वो किसी ना किसी तरह के एविल का एक सिग्निफिकेंट आप सिंबल की तरह इशारा करता है। ठीक है, सो द आंसर इज सिक्किम। नेक्स्ट, इन बिहार विद्या दीदी स्कीम हैज़ बीन लॉन्च इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट। अभी हाल ही में विद्या दीदी स्कीम जो लॉन्च की गई है वो कितने डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च की गई है। सो द करेक्ट आंसर इज 32 डिस्ट्रिक्ट। और अगर हम बात करें इस स्कीम के बारे में तो इट इज़ एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसका 12th पास होना चाहिए, एज 18 से 40 ईयर्स, 6,000 रुपये पर मंथ इसमें दिया जाएगा एंड शी शुड बी अ मेंबर ऑफ जीविका ग्रुप और बिलोंग टू द फैमिली ऑफ अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप एंड द स्टेट गवर्नमेंट वुड टेक सपोर्ट ऑफ दिस विद्या दीदीज टू मेक द रूरल यूथ कैपेबल ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए रूरल यूथ के लिए एक सपोर्ट की तरह से क्या देखा गया है, स्टेट गवर्नमेंट ये स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है विद्या दीदी। ठीक है, नाउ विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च रेशम कीट बीमा फॉर सेरिकल्चर।
सो सिल्क से रिलेटेड जो हमारा सेरीकल्चर होता है उसके लिए पहला कौन सा स्टेट बना है जिसने कि क्या लॉन्च किया है, रेशम कीट बीमा यानी इंश्योरेंस लॉन्च किया है उनके लिए, एंड दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया जिसने अपना एक इंश्योरेंस स्कीम किसके लिए लॉन्च किया है, फॉर सेरीकल्चर, दैट मीन्स सिल्क के लिए जो वहाँ पर काम की जाती है उसके बारे में, और उसका नाम है रेशम कीट बीमा। चलिए नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट। पहला जियोलॉजिकल पार्क डिस्ट्रिक्ट जो सेटअप किया जा रहा है वो किस डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा इंडिया में, और ये पहला है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड द करेक्ट आंसर इज जबलपुर। जबलपुर एमपी में जो है पहला जियोलॉजिकल पार्क जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है। इसका लोकेशन अगर आप देखेंगे तो लम्हेटा विलेज जो है वो कहाँ पर, जबलपुर में, ऑन द बैंक्स ऑफ द नर्मदा रिवर। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ जियोलॉजिकल पार्क, टू प्रोटेक्ट एंड यूज व्हाट, जियोलॉजिकल हेरिटेज। The dinosaur fossils had been found in the Bheda Ghat Lameta Ghat area of Jabalpur in the Narmada Valley, और इसीलिए उस एरियाज के आसपास की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर पहला जियोलॉजिकल पार्क स्टैब्लिश किया जा रहा है। Who has been honored with व्यास सम्मान 2022? व्यास सम्मान 2022 से किसको इस बारी आपको रिकॉग्नाइज या ऑनर किया गया है, एंड द करेक्ट आंसर इज ज्ञान चतुर्वेदी। सो ज्ञान चतुर्वेदी को ऑनर किया गया है व्यास सम्मान 2022 से। उनके बुक जो पागलखाना, दैट इज मेंटल असाइलम, ये एक सैट्रिकल नॉवेल है जिसके लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन create certain more question or dimension that how many other novels he has written. So his first novel was Narak Yatra Trip to Hell, which was based on education system of India's medical science. तो आप इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हो सकता है ये न्यूज़ में है तो ये ना पूछकर इन्हीं से रिलेटेड कोई और किताब के बारे में पूछ दे। ठीक है, तो आपको ये भी इन्फॉर्मेशन एक ऐड करना होगा। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है, अगर इसकी आप बात करेंगे तो आपको देखिएगा कि अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो केरला में अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है, और ये कहाँ पर, तो 55 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये स्प्रेड है इन द वेस्टर्न घाट्स। द इंटायर एरिया इज कवर्ड इन ट्रॉपिकल एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड इज अ ट्रूली रिवेटिंग साइट। नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन you can actually prepare certain more dimension, that is with respect to the peaks or western ghats। वेस्टर्न घाट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं आप उसको, फिर वेस्टर्न घाट्स अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पे जाना जाता है, जैसे सह्याद्री, नीलगिरी, तो इन सब जगहों को आप एक अपना नोट्स उसमें प्रिपेयर कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू वेस्टर्न घाट्स हाईएस्ट पीक के साथ। एंड एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो कैटेगराइज द टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड देयर। ट्रॉपिकल एवरग्रीन कहाँ पर है, आपने यहाँ पे देखा कि सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की भी बात की गई, तो इसके चीज़ों को आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ शोला ग्रासलैंड समथिंग इज लाइक दैट ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट। Now, moving on to the next question, Asia's largest tulip garden is located in which state? And that answer is Jammu and Kashmir। और अगर आप बात करेंगे तो एशिया का लार्जेस्ट जो टुलिप गार्डन है वो ओपन किया गया श्रीनगर में, कब, 19 मार्च 2023। ये डल लेक और जबरवान हिल्स के बीच में लोकेटेड एरिया में किया गया है। ठीक है, नाउ रिसेंटली साइक्लोन फ्रेडी हिट मैडागास्कर, मोजाम्बिक एंड मलावी। नाउ अमॉन्ग दीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक कंट्री। तो होता क्या है कि अगर न्यूज़ में कोई पर्टिकुलर जगह है, जैसे आइलैंड है, क्योंकि वहाँ पे साइक्लोन हिट किया है, तो साइक्लोन का ऑब्वियसली नाम इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, किसने नाम दिया है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम उस लोकेशन की भी इंपॉर्टेंस होती है। तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि इन तीनों जगह को हिट किया गया है बट कौन सा जगह जो है वो लैंडलॉक है, तो अगर आप देखेंगे ध्यान से इस पर्टिकुलर पूरे मैप में तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर मलावी जो है वही सिर्फ एक लैंडलॉक दिख रहा है आपको, बाकी आपको मैडागास्कर भी क्या दिख रहा है, लैंडलॉक नहीं है, मोजाम्बिक भी लैंडलॉक नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, recently AUKUS countries signed nuclear submarine deal. In this context you have to find out that RAN base is located in which country? सो AUKUS कंट्री आप अगर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का जो ग्रुप है उनके बीच में अभी क्या हुआ है, एक न्यूक्लियर सबमरीन डील साइन हुआ है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको बतलाना है कि जो रैन हमारा बेस है वो कहाँ पे लोकेटेड है। सो इट इज़ लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आप बात करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया पर्थ में लोकेटेड है। ठीक है, नाउ इससे आपका एक मेंस का डायमेंशन निकल सकता है विथ रिस्पेक्ट टू AUKUS, and the dimension could be what could be India's significance. So you can write the main question here only. What could be India's significance with respect to the AUKUS grouping?
और ये क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक डायमेंशन तैयार करना है कि AUKUS का पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको बनाना पड़ेगा, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कैसे AUKUS जो है हमारा वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें वो आप आंसर में भी अरेंज करोगे और एक नोट्स में भी आप एक पेज में पूरा AUKUS को तैयार कर लेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, the fifth UN conference, sorry, the question is the Doha political declaration is associated with which of the following? OECD, OPEC, OIC और none of the above. So अगर आप बात करेंगे दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन की जो हाल ही में अभी कंक्लूड हुआ है, दैट इज समवेयर रिलेटेड टू द यूनाइटेड नेशंस, यू कैन से कन्वेंशन ऑन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो अगर हम इसको समझेंगे, नाउ ठीक है, now if you will see, the fifth UN conference on the least developed countries was concluded with adoption of the Doha political declaration and the theme was from potential to prosperity. वेन्यू कहाँ था? दोहा में था। 5 से लेकर 9 तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया एंड इट कॉल्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जो कहीं ना कहीं किस चीज़ से डील कर रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अ 10-year प्लान टू पुट द वर्ल्ड्स 46 मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज बैक ऑन ट्रैक टू अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द बुक स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0? यहाँ पर हम लोग अगर बात करेंगे कि जो थीम है वो क्या रखा गया है इस बार, आपको किस चीज़ का, जो स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 किताब है उसका, तो अगर आप समझेंगे तो इसका कॉन्टेक्स्ट गंगा स्नेक इनसे रिलेटेड नहीं है, ये आपको समझना है। इस पर्टिकुलर किताब में जो आइडेंटिफाई किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि अमेरिका का इंडिया के इंटरनल, आप कह सकते हो स्टेटस या इंटरनल पॉलिटिक्स या इंटरनल पॉलिसीज़ वगैरह के अंदर क्या असर हो सकता है। और इसमें अगर हम लोग समझेंगे तो ये बुक स्नेक्स इन द गंगा हैज़ बीन ऑथर्ड बाय राजीव मल्होत्रा एंड मिसेस विजया विश्वनाथन एंड इट शेड्स लाइट ऑन द वेरियस थ्रेट्स टू इंडियाज national security from the US, which is not typically perceived as a major risk by the average Indian. Indians को US से थ्रेट बहुत कम लगता है और इसी चीज़ को डेसिफर किया गया है कि US का क्या एक्चुअली में इम्पैक्ट हो सकता है किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर और इंडिया के खासकर नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, और ये इस किताब का थीम रखा गया है। Who has been honored with the Governor of the Year Award 2023 by International Publication of Central Banking? तो इंटरनेशनल पब्लिकेशन जो सेंट्रल बैंकिंग का है उसके द्वारा किसको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया 2023 का, एंड दैट इज द गवर्नर ऑफ RBI, दैट इज शक्तिकांता दास। सो ही हैज बीन ग्रांटेड द गवर्नर ऑफ ईयर अवार्ड फॉर 2023 बाय सेंट्रल बैंकिंग। ठीक है, चलिए। रिसेंटली सिप्री डेटा ऑन आर्म्स ट्रेड वाज रिलीज्ड, रसिया कॉन्स्टिट्यूट व्हाट % ऑफ आर्म्स इंपोर्ट टू इंडिया? अब सिप्री जो है हमारा स्टॉकहोम का जो पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दैट रिलीजेस द डेटा विथ रिस्पेक्ट टू द आर्म्स ट्रेड। तो इसमें अगर आप बात करेंगे तो आर्म्स का टोटल इंपोर्ट रशिया से इंडिया में किया गया है, दैट इज 45%, और वो अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट है। सेकंड इज फ्रांस, थर्ड इज USA 11%। ठीक है, सो वर्ल्ड टॉप 10 आर्म्स इंपोर्टर्स में अगर आप देखेंगे तो अभी भी आप देख रहे हैं लार्जेस्ट इंपोर्टर 18 से 22 तक कौन रहा है? इंडिया रहा है, दैट इज 11%, एंड 9.6 is Saudi Arabia. Who has been appointed as India's ambassador for She Change Climate campaign? So now अगर इसका बात समझेंगे तो श्रेया घोरावत जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं, और अगर इस चेंज क्लाइमेट, सी चेंज क्लाइमेट के बारे में आप बात करेंगे तो आप समझेंगे दैट इट इज़ अ ग्लोबल कैंपेन ड्राइविंग अवेयरनेस ऑफ द क्रूशियल रोल ऑफ वुमेन इन एक्सेलरेटिंग जस्ट क्लाइमेट एक्शन। तो वुमेन का रोल क्लाइमेट एक्शन को जस्टिफाई या जस्ट बनाने में, उसके ऊपर जो है वो क्या स्टार्ट किया गया? सी चेंजेस क्लाइमेट, and it launched Embrace Equity to amplify the voices of women around the impacts of climate change, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है श्रेया घोरावत को। ठीक है, Which Indian city has received the Partnership for Healthy Cities Award for Anti-Smoking Law? एंटी स्मोकिंग लॉ के लिए किस सिटी को क्या बनाया गया है? पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटी का अवार्ड दिया गया है। बेंगलुरु, हैदराबाद या चेन्नई? तो अगर आप इसके बारे में समझेंगे तो आपको देखिएगा कि बेंगलुरु को ये वाला अवार्ड दिया गया है, एंड दिस अवार्ड was given at a summit held in London for effective enforcing a smoke free laws. ठीक है, चलिए।
अंडर इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन विच रिफाइनरी विल डिलीवर हाई स्पीड डीजल टू बांग्लादेश। इंडिया और हम लोग बात करते हैं अगर बांग्लादेश के बीच में क्या चीज़, फ्रेंडशिप पाइपलाइन की बात करते हैं, उसमें किस रिफाइनरी से बांग्लादेश को डीजल दिया जाएगा, और वो हम लोग अगर बात करेंगे तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दैट इज़ नुमालीगढ़ रिफाइनरी। सो नुमालीगढ़ रिफाइनरी से ये जो है आपको क्या किया जाएगा, हाई स्पीड डीजल जो है वो ट्रांसफ़र किसको किया जाएगा, बांग्लादेश को। देन इंडिया ओपन इज फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन विथ विच कंट्री, और पहला अगर आप बात करेंगे क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन तो वो नेपाल के साथ हुआ है, और ये बरौनी से लेकर अमेलखंज के लिए है। आपने पहले भी सुना होगा कि मोतिहारी से भी अमेलखंज के लिए गैस पाइपलाइन ट्रांसफर की गई है, लेकिन ये अगर आप बात करेंगे तो ये पहला आपको पाइपलाइन है जिसमें कि क्या चीज़ हम लोग बात करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की पाइपलाइन साउथ एशिया की हम लोग इसको कर रहे हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर, ठीक है। Then world's largest semiconductor manufacturing base will be set up in which country territory? So अगर आप बात करेंगे लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की तो वो हम लोग अभी सेटअप जो देख रहे हैं वो होने जा रहा है वो साउथ कोरिया में होगा, एंड इसका लोकेशन जो है वो जियोंगी प्रोविंस है साउथ कोरिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मित्र पार्क्स आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। पीएम मित्र पार्क किन से एसोसिएटेड है, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, लेदर इंडस्ट्री या मोर देन वन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगर आप बात करेंगे तो साइट्स फॉर सेटिंग अप 7 पीएम मित्रा पार्क्स फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वे आर अप्रूव्ड, और जो 7 लोकेशन है वो है तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, एमपी, यूपी एंड महाराष्ट्र। एम क्या होगा, टू हेल्प क्रिएट वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड encourage innovation and job creation within the sector. Next, which of the following places or place are included in the list of world's greatest places of 2023 by Time Magazine? तो वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस में इंडिया की तरफ से अगर आप देखेंगे तो इन 3 में से 2 नामों को इंक्लूड किया गया, दैट इज मयूरभंज एंड लद्दाख। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टाइम मैगजीन हैज अनवील्ड इट्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2023। इंडिया से है मयूरभंज जो उड़ीसा में है, और लद्दाख, ठीक है। मयूरभंज क्यों, बिकॉज इट इज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ टू स्पॉट द एक्सीडिंग रियर ब्लैक टाइगर, जो कहाँ मिला था, सिमलीपाल नेशनल पार्क में। और दूसरा लद्दाख अल्पाइन लैंडस्केप एंड तिब्बतन बुद्धिस्ट कल्चर के कारण उसको रखा गया है इस पर्टिकुलर लिस्ट में। ऑन मार्च 22, 2023 में बिहार सेलिब्रेटेड विच ईयर ऑफ इट्स फॉर्मेशन। तो बिहार दिवस जो मनाया जा रहा है, तो क्योंकि आप मानते हैं कि हमारा बिहार के बारे में अगर बात करेंगे तो 2012 में 1912 में बिहार का आप कह सकते हो कि ऑफिशियली हम लोगों को बिहार इस्टेब्लिश हुआ था आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल। तो इस साल उसका 111वां आप कह सकते हो ईयर है फॉर्मेशन का, और इस बार का थीम जो था वो था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ठीक है। नाउ स्टैच्यू ऑफ नॉलेज विच विल बी इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। सो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज अभी इनॉग्रेट होने के लिए अप्रूवल मिला है महाराष्ट्र में इन ऑनर ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर, और ये 75 फीट टॉल स्टैच्यू जो है वो वहाँ पे बनाई जाएगी। नाउ Which foreign dignitary recently invited PM Narendra Modi for G7 summit in May 2023? So G7 अगर की आप बात करेंगे तो G7 में आप जानते हो कि इंडिया is not one of the member, but apart from that also Narendra Modi was invited in the recent G7 summit. Now G7 summit में इंडिया की तरफ से मोदी जी गए भी थे, बट किसने इन्वाइट किया था? So the invitation was given by Fumio Kishida, that is the Japanese Prime Minister. और वो दिल्ली जब आए थे 19 और 20 मार्च को, तो उन्होंने ये पर्टिकुलर इन्विटेशन दिया था प्राइम मिनिस्टर मोदी को। नाउ कॉल बिफोर डिग ऐप इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द मिनिस्ट्री, एंड इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। सो नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च द कॉल बिफोर बिड ऐप, एंड इट इज launched to prevent damage to underlying assets like optical fiber cables that occurs because of uncoordinated digging and excavation। तो वो चीज़ आपको समझना है कि डिग करने से पहले आपको एक कॉल या एक तरह से आपको पहले प्रायर इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि इससे अननेसेसरी डैमेज ना हो सके। रिसेंटली भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट वॉज लॉन्च, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ 6G टेक्नोलॉजी। तो 6G टेक्नोलॉजी अगर हम लोग बात करेंगे जो रिसेंटली आने वाला है उसमें, तो अगर इसके फीचर्स की बात करेंगे तो ये हायर फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज़ करेगा, अल्ट्रा लो लेटेंसी होती है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली इट प्रोवाइड्स अल्ट्रा हाई स्पीड, एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर शुड बी 2 and 3 बिकॉज इट यूजेज हायर फ्रीक्वेंसी, लेटेंसी लो होगी और स्पीड बहुत ज़्यादा इसके होंगे, ठीक है। चलिए, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज चूजन विच प्रोटेक्टेड एरिया फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ एशियाटिक लायन।
एशियाटिक लायन का ट्रांसलोकेशन करने के लिए भी हाल ही में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को चूज करा है जो गुजरात में है, और इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर लगभग 40 एडल्ट और सब एडल्ट लायन को बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, ये गिर नेशनल पार्क से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। लिली थॉमस केस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? So now talking about Lily Thomas case, because it was in news, and the reason behind the news was the disqualification of Rahul Gandhi as the member of parliament from Wayanad constituency in Kerala, and this disqualification comes as a result of section 8 of Representation of Peoples Act 1951. सेक्शन 8 कहता है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर मेंबर को 2 या 2 साल से ज़्यादा की कन्विक्शन सुनाई जाती है, सो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, यानी 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा अगर किसी को दी जाती है किसी भी ऑफेंस में, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। बट द ओरिजिनल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 ऑल्सो कंटेन्ड अ क्लॉज दैट प्रोवाइडेड 3 month विंडो फॉर द मेंबर्स टू चैलेंज दैट पर्टिकुलर जजमेंट। उस जजमेंट को वो चैलेंज कर सकते थे, 3 महीने का एक विंडो मिलेगा। Now that particular 3 month window was given to the members, and till that time the members could not be disqualified. Now this particular thing was actually declared illegal, or you can say null and void or unconstitutional by Supreme Court. This provision was removed in Lily Thomas case. Supreme Court in Lily Thomas case held that the person shall be disqualified automatically from the date of the conviction, or you can say from the date of the judgment of the court, and that is why you have seen the date on which the Gujarat Session Court delivered this judgment. The Lok Sabha secretary declared the seat vacant from that date only because of the judgment of Supreme Court in the Lily Thomas case. So the correct answer is disqualification of MP, और इस केस में section 8 clause 4 of the RPO was struck down because it provided a 3 month window for the members to challenge their judgment, their conviction. Until that time they could not have been disqualified. But the current situation is the members shall be disqualified from the date the judgment has been delivered. Clear? Now, which country has passed Anti-Homosexuality Act 2023 providing capital punishment for engaging in sex with the same gender? Now this particular news becomes important for your examination because there has been a news around same-sex marriage in India also. So now one of the countries, which is Uganda, it has actually passed an act, that is Homosexuality Act, and it provides capital punishment for those who are engaging in sex with the same gender. So that becomes something which is important because of the recent developments in India as well. Then Poshan Pakhwada is celebrated in which month? March, August or September? The correct answer is March, because generally we can get confused with September. But in September, Poshan Mah is celebrated. And this is Poshan Pakhwada, which is celebrated for 15 days in March. और ये मार्च में सेलिब्रेट किया जाएगा by Ministry of Women and Child Development, and this year it has been celebrated from 20th March to 3rd April. The theme for this year was Nutrition for All, Together Towards a Healthy India. And if you talk about Rashtriya Poshan Mah, that is celebrated in September. Which Indian businessman has been honored with the Order of Australia recently? So the Order of Australia award, you can see, or recognition has been given to the business tycoon Ratan Tata recently by the Australian government. So the Order of Australia recognizes person who have demonstrated outstanding service or exceptional achievement. ठीक है? Now, recently pro-Khalistani protesters took down the Indian flag at the High Commission in London. Now, which of the following convention deals with the security of embassies? तो ये हमारे लिए important होगा. The news is not important that it has been struck down, or you can say the flag has been brought down. The news is that which of the following convention deals or protects the embassies, and that is a Vienna Convention of 1961. So the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 provides diplomatic immunity to the, you can say, the embassies and consulates. So the correct answer is Vienna Convention of 1961. Which of the following has launched the synthesis report? So synthesis report is launched by IPCC, which is Inter-Panel Comment on Climate Change. So इंटर पैनल की अगर हम बात करें, आईपीसी ने अपना जो फाइनल रिपोर्ट है अपने 6th असेसमेंट साइकिल का
तो अभी तक इसके पहले 5 असेसमेंट साइकिल आए थे, अब ये छठा असेसमेंट साइकिल जो उसका आया है, उसके जो फाइनल रिपोर्ट है उसी को बोला गया है सिंथेसिस रिपोर्ट, ठीक है। Now IPCC, the Intergovernmental Panel on Climate Change, is a UN-backed body of world's leading climate scientist. ये अपना कोई प्रॉपर रिसर्च खुद से नहीं करती है, ये क्या है, सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग रिसर्च के बेसिस पे चीज़ों को प्रोवाइड कराती है और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इसके असेसमेंट रिपोर्ट जो हैं वो तय किए जाते हैं। सो नाउ द वन ऑफ द डायमेंशन फॉर मेंस यू कैन प्रिपेयर इज द रोल ऑफ IPCC एंड इट्स असेसमेंट रिपोर्ट्स इन मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और IPCC का आप एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी पूरा तैयार कर लेंगे। नाउ Thanthai Periyar Wildlife Sanctuary will be set up in which state, and the correct answer is Tamil Nadu Erode district. So Thanthai Periyar Wildlife Sanctuary का अप्रूवल मिला गया है और इसको ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट एक्ट्स एज अ कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन नीलगिरीज एंड कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, recently second round of Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity negotiations was held in which city, and the correct answer for this is it was held in Bali, Indonesia. And this particular framework, you can say, that is Indo-Pacific Economic Framework, it represents 40% of the global GDP and 28% of the global goods and services trade. इसके 4 पिलर्स हैं और इंडिया हैज ज्वाइन 3 पिलर्स, एक्सेप्ट ट्रेड को इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है। Who has been honored with the Abel Prize 2023? अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आप बात करेंगे, एबल प्राइज जो है वो लुइस कैफरल को दिया गया है एंड एबल प्राइजेज जो है वो क्या रिकॉग्नाइज करते हैं, साइंटिफिक अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स, इसको मैथ्स का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। तो ये आपके लिए प्राइज इंपॉर्टेंट होता है और ये किसने जीता है, लुइस कैफरेली ने जीता है और ये साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना से है। Which of the following states became the first to enact a law to protect lawyers? लॉयर्स के प्रोटेक्शन के लिए पहला स्टेट जो कानून लेकर आया है एंड दैट इज राजस्थान। उसने एक कानून लाया है जो कि लॉयर्स को किसी भी तरह के असॉल्ट, ग्रीवियस हर्ट, क्रिमिनल फोर्स या इंटिमिडेशन से बचाएगा। नाउ रिसेंटली 5 people died due to Marburg virus disease in Tanzania. What is the natural host of Marburg disease? So the natural host of Marburg disease is, you can say, fruit bats. आप यहाँ पे देख सकते हैं इट इज़ अ सिवियर एंड फैटल हेमोरेजिक फीवर लाइक एबोला, इट इज़ अ फिलोवायरस एंड बोथ डिजीज आर क्लिनिकली सिमिलर। इसके नेचुरल होस्ट हैं रोसेटस फ्रूट बैट्स एंड इट वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन 1967। अभी तक फिलहाल इसका कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। नाउ वन वेब सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? अगर आप बात करेंगे वन वेब सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन की तो इंडिया यूके का एक ज्वाइंट एफर्ट है जिसमें इसरो का LMV3, ठीक है, लॉन्च M3 सक्सेसफुली लॉन्च्ड 36 सैटेलाइट्स कंप्लीटिंग वन वेब कॉन्स्टलेशन। और ये वन वेब जो है वो एक यूके बेस्ड कंपनी है जिसको सपोर्ट इंडिया का भारतीय इंटरप्राइज कर रहा है एंड इट इज टू प्रोवाइड ग्लोबल कनेक्टिविटी एट हाई स्पीड एंड लो लेटेंसी। What is the name of underwater nuclear capable drone recently tested by North Korea? So North Korea के द्वारा जो भी recently underwater nuclear capable drone टेस्ट किया गया उसका नाम है हेल। और अगर आप बात करेंगे तो ये underwater explosion इसके it can destroy animal naval strike groups and ports। और ये कहाँ, किसका नाम क्या है, हेविल, जिसके नाम पे सुनामीज के नाम पर इसको रखा गया है। नाउ समासपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट एंड इट इज लोकेटेड इन यूपी। और यूपी में रायबरेली के पास अगर आप समझेंगे जो सलोन है वहाँ पर ये लोकेटेड है, ठीक है। नाउ विच मिनिस्ट्री लॉन्च DG क्लेम प्लेटफॉर्म फॉर स्पीडी डिसबर्सल ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स ऑफ फार्मर्स? फार्मर्स के इंश्योरेंस क्लेम का तेजी में निपटारा करने के लिए हाल ही में लॉन्च किया गया है क्या, DG क्लेम प्लेटफॉर्म। और ये लॉन्च किया गया है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, ठीक है। Now, consider the following statements about cirrus crane. It cannot be domesticated. पहला statement है, ये गलत है. They can be domesticated and just like dogs, they have the ability to develop emotions with respect to the owner. Then it poses a great threat for farmers and their crop field. No, they actually support farmers by sending certain signals and alarms. And it is listed as critically endangered. This is also not correct because it is listed as vulnerable. Now it can be easily reared and can get attached to the person. बेनिफिट्स भी देते हैं फार्मर्स को जैसे कि वोरेसियस ईटर्स ऑफ माइस एंड अदर पोस्ट पेस्ट इन फील्ड। प्लस ये रात में एक श्रिल कॉल्स कर सकते हैं जब नील गाय जैसे कुछ जानवर आकर आपके फार्म को डैमेज कर सकते हैं तो उसके लिए फार्मर्स अलर्ट हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ लॉन्च मुख्यमंत्री वृक्षा संपदा योजना?
तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की बात अगर आप करेंगे तो वो छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है एंड द स्कीम इज एम्ड एट इनकरेजिंग कॉमर्शियल प्लांटेशन इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कॉमर्शियल प्लांटेशन के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, वृक्ष संपदा योजना। Now, which of the following has become the first Indian company to successfully develop a bauxite certified reference material (CRM)? And the correct answer is NALCO, that is National Aluminium Company Limited, has successfully developed bauxite certified reference material, and this is the first of its kind CRM in India and fifth in the world only. इसका नाम है BARC B1201. Now, who is heading the committee constituted to improve the system of pension for government employees? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पेंशन को ठीक करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी को हेड कौन कर रहा है, और इसको अगर आप बात करेंगे तो इस कमेटी को हेड कर रहे हैं टीवी सोमनाथन। ठीक है, यही इससे इंपॉर्टेंट, उससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। कमेटी के नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये सारे कमेटीज़ अगर किसी से रिलेटेड हैं तो आप इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ, लॉर्ड बसवाना इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स? सो लॉर्ड बसवाना की बात करेंगे आप तो वो लिंगायत सेक्ट से रिलेटेड हैं, और अगर आप बात करेंगे तो अबाउट जगतपुर बसवेश्वरा दैट इज बसवाना, ही वॉज अ 12th सेंचुरी पोएट एंड फिलोसफर जिसने की क्या चीज़ खोजा? लिंगायत कम्युनिटी को, जो कि सैवाइट के फॉलोअर्स हैं। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज दैट रिसेंटली द गंधमार्दन हिल हैज बीन अकॉर्डेड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो द करेक्ट आंसर इज इट इज लोकेटेड इन उड़ीसा। और अगर आप बात करेंगे एग्जैक्टली इस रेंज का तो इसको टैग तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का दिया गया है, और ये थर्ड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है उड़ीसा का। पहला है महेंद्रगिरी हिल्स, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? गाजापट्टी, एंड देन मंदासरू जॉर्ज जो कि कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में है। इट्स स्प्रेड इज बिटवीन बारगर एंड बालानगर डिस्ट्रिक्ट के बीच में इसका स्प्रेड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो द मेन्स क्वेश्चन विच आई हैव ऑलरेडी डिक्टेटेड वो आपको आउकस के ऊपर बनाना है इस पर्टिकुलर सेशन से। और एक और चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स की बात की है पूरे लेक्चर में, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको स्टेट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ में है, पहले तो नेशनल पार्क्स का लिस्ट आप बना लेंगे, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व्स, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का लिस्ट भी आप तैयार कर लेंगे इस पर्टिकुलर सेशन से। इतना आपका होमवर्क रहेगा। ये सारा कुछ प्रिपेयर करके आप मुझे भेजेंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का यूज़र नेम आपको पहले बता रखा गया है, हालांकि जो भी आज लेक्चर ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए यू कैन सेंड योर वट एवर यू हैव रिटन एट निहित 1508. द यूज़र नेम इज निहित 1508. So you can send this or whatever documents you are preparing on this particular user ID at Telegram. ठीक है, so now we will meet in the next lecture with respect to the first half current affairs MCQs of March month. ठीक है, तब तक के लिए thank you very much.